शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के फाइनल ईयर फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं। आज हम आपको स्कैम 2001 जो केतन पारिक ने करा था उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने का मौका दिया। सबसे पहले ये जानते हैं कि केतन पारिक कौन थे। केतन पारिक मुंबई के एक बहुत फेमस स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्होंने 2001 में 40,000 करोड़ का स्टॉक मार्केट स्कैम किया था। वो एक मुंबई की गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे एंड उनका फैमिली बिजनेस स्टॉक ब्रोकिंग ही था। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक ब्रोकिंग केतन पारिक के खून में था। बड़े होकर उन्होंने सीए की पढ़ाई की और फिर अपना फैमिली बिजनेस ना करके वह हर्षद मेहता की ग्रोमोर कंपनी में काम करने लगे। फिर कुछ साल बाद जब उन्होंने हर्षद मेहता से काम सीख लिया, वह अपनी फैमिली की कंपनी एनएस सिक्योरिटीज में काम करने लगे। किसी भी कमोडिटी की तरह स्टॉक के प्राइसेस भी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स को मैनिपुलेट करके ही केतन पारिक ने 2001 स्कैम को अंजाम दिया था। केतन पारिक भी हर्षद मेहता की तरह एक बुलिश इन्वेस्टर थे, जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते थे। इसके लिए उन्होंने पंप एंड डंप स्कीम और सर्कुलर ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया था। जिस शेयर की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, उसका प्राइस भी हाई होता है। जनरली इन्वेस्टर इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर अगर यही शेयर की डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ाई जाती है तो यही एक स्कैम बन जाता है। केतन पारिक ने सर्कुलर ट्रेडिंग और पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल करके यही करा। अगर कुछ लोग मिलकर किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट स्टेक खरीद लेते हैं तो शेयर की प्राइसेस बढ़ जाती है, यानी पंप हो जाती है। ये देख के बाकी इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, और जब प्राइसेस अपने हाई पर होते हैं तो ये इन्वेस्टर्स जिन्होंने शेयर प्राइसेस पंप करे थे, अपने प्रॉफिट्स बुक कर देख के शेयर्स बेच देते हैं, यानी डंप कर देते हैं, जिससे शेयर प्राइसेस दोबारा अपने पहले वाले लेवल पे आ जाते हैं। और वो इन्वेस्टर जिन्होंने हाई लेवल पे शेयर्स खरीदे होते हैं, उन्हें लॉस सफर करना पड़ता है। इसे कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम। इसको सपोर्ट करने के लिए केतन पारिक ने सर्कुलर ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल करा। एक ग्रुप बना के वही लोग आपस में किसी कंपनी के शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाती है। ये देख के आउटसाइड इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये शेयर काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और वो भी इस शेयर में पैसे लगा देते हैं। शेयर्स की डिमांड बढ़ने से शेयर्स के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। शेयर की डिमांड और प्राइस बढ़ाने के लिए केतन पारिक को काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत होती थी, जो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पे ऑर्डर्स के थ्रू अरेंज करते थे। पे ऑर्डर एक चेक की तरह ही होता है, जिसके पेमेंट की जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर आपने बैंक से पे ऑर्डर बनवा के किसी को दे दिया, तो बैंक पे ऑर्डर होल्डर को पूरा अमाउंट दे देगी, भले ही आपके अकाउंट में पैसे हो या ना हो। बैंक से पे ऑर्डर फैसिलिटी सिर्फ बड़े और ट्रस्टेड कस्टमर्स को ही देती है। केतन पारिक ने गुजरात के माधवपुरा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए, जिसका गलत इस्तेमाल करके उन्होंने बैंक की पेइंग कैपेसिटी से भी ज्यादा पे ऑर्डर बनवा दिए। फिर वो इन पे ऑर्डर्स को यूज करके दूसरे बैंक से कैश ले लेते थे, जिसका इस्तेमाल वो स्टॉक मार्केट में करते थे। इसके अलावा केतन पारिक ने अपने अलग अलग सब्सिडरीज के नाम पे अलग अलग बैंक से लोन्स भी ले रखे थे। ऐसा करके उन्होंने बैंकिंग सिस्टम से टोटल 1300 करोड़ से भी ज्यादा निकलवा लिए। तो इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके ही केतन पारिक ने इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े स्कैम्स में से 2001 स्कैम को अंजाम दिया। केतन पारिक एक काफी चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ट्रेडिंग के लिए कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को चुना, जहाँ पे रेगुलेशन दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस के कंपैरिजन में काफी कम थी, जिससे उनके पकड़े जाने के चांसेस कम हो गए, और उन्होंने स्कैम को कई वर्षों तक किया। अब ये जानते हैं कि उन्होंने ये स्कैम करने के लिए कैसे स्टॉक्स उठाए। केतन पारिक एक बहुत होशियार ट्रेडर थे, तो वो हर कंपनी में 4 क्वालिटीज देखा करते थे। पहली कि वो एक छोटी कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि 1995 और 96 में उन्होंने बड़ी कंपनीज जैसे आईटीसी के स्टॉक्स प्राइस रेक करने की कोशिश की थी, पर वो फेल हो गए थे। दूसरा, वो ये कोई ऐसी कंपनी लेते थे जिसमें कम वॉल्यूम पे ट्रेड हो, ताकि वो स्टॉक वॉल्यूम मैनिपुलेट करके उन स्टॉक्स का प्राइस ऊपर लेके जा सके। फिर वो कंपनीज का फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी देखते थे। वो ऐसी कंपनी देखते थे जो फंडामेंटली भी ठीक ठाक हो और फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी अच्छा हो। और आखिरी चीज,
वो ये देखते थे कि कंपनी की मार्केट कैप कम हो ताकि वो आसानी से कंपनी का ज्यादा हिस्सा खरीद सके, जैसे 10% या 20% कंपनी का हिस्सा खरीद सके। अब 1997 में डॉट कॉम बूम आया, तो डॉट कॉम बूम में आईसीई सेक्टर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर जो था उसका जमाना आ चुका था। तो सबको ये लगता था कि जितनी भी कंपनीज इस सेक्टर में काम करती है उनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा होगा। तो इसी चीज का फायदा उठा के केतन पारिक ने अपने 10 स्टॉक्स उठाए जिन्हें हम K10 स्टॉक्स के नाम से जानते हैं। वे K10 स्टॉक्स थे HFCL, मुक्ता आर्ट्स, टिप्स, प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस, जी, पेंटागन ग्राफिक्स, GTL, अमिताभ बच्चन कोऑपरेशन, एफ्टेक इंफोसिस एंड क्रेस्ट कम्युनिकेशंस। और उन्होंने इन स्टॉक प्राइसेस को रिग करना चालू किया। जैसे उन्होंने HFCL का प्राइस 42 से लेकर 2000 कर दिया था और GTL का प्राइस 73 से लेकर 3000 तक। ऐसे ही उन्होंने जी का प्राइस भी 30 रुपए से लेकर 700 रुपए तक ले गए थे। अब ये जानते हैं कि केतन पारिक पकड़े कैसे गए। तो मार्च 2001 में केतन पारिक के कॉम्पिटिटर्स ने उनके इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने मिलकर उसी कंपनी के खूब सारे शेयर्स खरीद लिए जिसमें केतन पारिक ने भी इन्वेस्ट कर रखा था। फिर 1 मार्च 2001 को उन्होंने एक ही झटके में सारे शेयर्स बेच दिए, जिससे उन शेयर्स का प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगा। अब केतन पारिक ने भी लॉस से बचने के लिए हड़बड़ी में अपने सारे शेयर्स बेच दिए। एक दिन में इतने सारे शेयर्स बिकने की वजह से स्टॉक मार्केट 176 पॉइंट्स नीचे आ गई, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। और साथ में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, जहां केतन पारिक ये स्कैम कर रहे थे, वहां भी पेमेंट क्राइसिस आ गया। इसके रिएक्शन में RBI, CBI और सेबी तीनों ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में केतन पारिक का स्कैम भी पकड़ा गया। स्कैम का पता चलने के तुरंत बाद केतन पारिक को गिरफ्तार किया गया और 2002 में कोर्ट ने उन्हें 1 साल की जेल सुनाई और स्टॉक मार्केट से 15 साल के लिए बैन कर दिया। 2014 में CBI के स्पेशल कोर्ट ने उन पर 50,000 का फाइन लगाया और 2 साल की जेल और सुना दी। 2006 की सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में इस स्कैम को 40,000 करोड़ तक का होने की बात कही गई है। स्टॉक ब्रोकिंग फैमिली बिजनेस होने के कारण केतन पारिक के पास छोटे ब्रोकर्स का एक बहुत अच्छा नेटवर्क था। उन्होंने ये स्कैम इन छोटे ब्रोकर्स की मदद से ही किया था ताकि उनका नाम कहीं पे भी डायरेक्टली ना आए और उनको ज़्यादा सज़ा ना हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन छोटे ब्रोकर्स के नेटवर्क के थ्रू ही केतन पारिक आज भी स्टॉक मार्केट में एक्टिव है। स्कैम जो की डिफरेंसेस है केतन पारिक और हर्षद मेहता स्कैम में, अब उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला तो ये कि केतन पारिक ने PO यानी पे ऑर्डर्स का मिसयूज किया था और हर्षद मेहता ने BR यानी बैंक रिसिप्ट्स का मिसयूज किया था। दूसरा ये है कि केतन पारिक का नेटवर्क बहुत बड़ा था, क्योंकि सन 2000 तक मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी थी, तो एक बड़ा नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी था। तीसरा ये था कि हर्षद मेहता BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करा करते थे और केतन पारिक कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में। हर्षद मेहता ने सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाया था, मतलब जो बैंकिंग में रेडी फॉरवर्ड डील होती थी उसका फायदा उठाया था हर्षद मेहता ने। और दूसरी तरफ केतन पारिक ने मैल प्रैक्टिसेस यूज की थी, जैसे सर्कुलर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और जैसे वो पेमेंट ऑर्डर्स रिलीज करा लेते थे बिना किसी सिक्योरिटी रखे, तो वो सारी मैल प्रैक्टिसेस थी। और आखिरी में हर्षद मेहता का स्कैम 4000 करोड़ का था, बट उनके चेले केतन पारिक का स्कैम 40,000 करोड़ का था। धन्यवाद। आशा है आज आपने कुछ नया सीखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में डालें।